आवाज़ें आ रही थी, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने की। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे कानों के पास कोई सांस ले रहा है। मैं आंखें खोलना चाह रहा था पर चाह कर भी खोल नहीं पा रहा था। मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज़ जैसे गले तक आते आते अटक सी गई हो। हर किसी की लाइफ के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। कोई चीज़ अगर किसी के साथ सही है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ भी वैसे ही हो। किसी भी सही काम को अगर गलत समय पर किया जाए तो हो सकता है उसका परिणाम आपके पक्ष में ना हो। अभी कुछ महीनों पहले 2022 मार्च के महीने में मैंने खुद से एक वादा किया कि अपने अंदर कुछ बदलाव करके खुद को पहले से बेहतर बनाऊंगा। बदलते वक्त के साथ खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी सिलसिले में मैं पहुंचा एक योग शिविर जहां लोगों की तादाद हज़ारों में थी। सुबह सुबह ही इतनी भीड़ हो जाती थी कि पाँव रखने की जगह नहीं बचती थी। मैं ये सब देख के बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे लगा यार कुछ तो जादुई शक्ति है यहाँ पे। जो लोग सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के यहाँ आ रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, नौकर चाकर और खाना पीना साथ लेकर चल रहे हैं। तब मैंने भी मन ही मन ठान लिया था कि मुझे भी यहाँ पे किसी से बात करनी पड़ेगी, यहाँ का प्रोसेस जानना पड़ेगा। ऐसा क्या है जो लोग यहाँ आते हैं। तब मेरी बात हुई वहाँ एक साधु से जो बेसिकली यहीं का काम वगैरह देखते हैं। यहाँ आ रहे लोगों का पूरा बायोडेटा रखते हैं। मैंने उनसे कहा कि बाबा जी मुझे भी यहाँ आना है। तो उन्होंने कहा कि कल से आ जाओ। मैंने कहा कोई फॉर्मेलिटी या कोई फीस? तो उन्होंने कहा कोई फीस नहीं है, बस अपनी श्रद्धा से जो तुमसे बन पड़े दे देना। मैंने उनका धन्यवाद किया और वो चले गए। अगले दिन सुबह मैं उठा 4 बजे। मुझे जहाँ जाना था मेरे घर से तकरीबन आधे घंटे का रास्ता था। मैं फ्रेश होके तैयार हुआ और निकल पड़ा अपनी बाइक पर वहाँ के लिए। 5 बजे तक मैं वहाँ पहुँच चुका था। मुझे लगा कि कहीं देर ना हो जाए, पर पहुँच गया था टाइम से। वहाँ जाके एंट्री करी और मैं बैठ गया वहाँ सबके साथ बीच में आलती फालती मार के। लोग ध्यान लगा रहे थे, योगा कर रहे थे और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा था उस माहौल में ढलने की। क्योंकि मेरा पहला दिन था यहाँ तो थोड़ी मुश्किल हो रही थी, पर 3-4 दिन लगातार जाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाना सीख चुका था। 3-4 दिन तो मुझ में खूब एनर्जी थी कि जाना है वहाँ, ध्यान लगाना है, खुद में बदलाव करना है। पर अब मेरे शरीर ने दे दिया जवाब कि भाई तेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, तू पहले अपना कुछ रूटीन बना। मुझे लगा कि रात को अब से जल्दी सोना शुरू करना पड़ेगा। खूब कोशिश करने के बाद भी बात नहीं बन रही थी। एक दिन यहाँ जो बाबा जी थे जिनसे मैंने पहले दिन आके बात की थी, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ रात में भी आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आ सकते हो और लोगों की सेवा वगैरह कर सकते हो। तो मैंने उन्हें रोकते हुए कहा बाबा जी रात को यहाँ ध्यान लगाना और योगा नहीं करवाया जाता? तो उन्होंने कहा कि बेटा योगा दिन में अच्छा है, सूरज निकलने से पहले, और रात को कभी ध्यान नहीं लगाना चाहिए। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हर काम का सही समय होता है। और इतने में वो मुझे और कुछ बताते। उन्हें किसी ने आवाज़ लगाई और वो चले गए। मुझे उनकी बातों में कोई दम नहीं लगा। मैंने सोचा कि रोज़ सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना तो बस का है नहीं, तो क्यों ना रात को ये सारी क्रियाएं की जाएं। तो मैं उस दिन वापस घर आके अपने काम में लग गया। सोचा कि आराम करता हूँ और नींद पूरी हो जाएगी तो ध्यान अच्छे से लगा पाऊंगा। मैं जाके सो गया। 2 घंटे की नींद लेने के बाद मैं उठा और शाम को टहलने के लिए बाहर चला गया। रात को हल्का खाना खाया और ध्यान लगाने बैठ गया, पर पता नहीं चला कि कब कब में मुझे नींद आ गई। अगले दिन सुबह मेरी आंख देरी से खुली। मुझे लगा कि शायद रात को ध्यान लगाया था तो इसी वजह से नींद अच्छी आई थी, पर मैं भूल रहा था कि इतने दिनों की नींद मेरी पूरी नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि आज सुबह तो मैं शिविर में जा नहीं पाऊंगा, लेकिन रात को घर पर ही ध्यान लगाऊंगा और ये सारी क्रियाएं करूंगा। कल जब रात को ध्यान लगाया था तो नींद भी अच्छी आई थी। आज मैं दिन में नहीं सोया था। पूरा दिन निकालने के बाद रात को हल्का खाना खाया
और सोने से 1 घंटा पहले मैं गया एक खाली कमरे में। मुझे ध्यान लगाना था और मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरा ध्यान तोड़े या उसे भंग करे। मैंने वहाँ एक चटाई बिछाई और आलती पालती मार के बैठ गया, जैसे शिविर में बैठा करता था। जितना भी मैंने वहाँ सीखा था वो मैं करने लगा। रात के 11 बज रहे थे और बाहर बिल्कुल शांति थी, कोई आवाज़ नहीं। मुझे ध्यान लगाए लगभग 10 मिनट हो चुके थे और मेरे सामने पता नहीं कैसे जब मैंने आंखें बंद की हुई थी, आंखों के सामने अलग अलग विजुअल दिखाई देने लगे। अंधेरा सा छाने लगा, अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और मैं पसीना पसीना हो चुका था। मैंने जाके हाथ मुंह धोए और मुझे सुनाई दी किसी के गुनगुनाने की आवाज़। शायद मेरा वहम था वो। मैं जाके सो गया। नींद बढ़िया आई थी। सुबह उठा तो एकदम फ्रेश होके उठा और अब मैंने सोच लिया था कि मैं सुबह सुबह उठ के शिविर नहीं जाऊंगा, मैं रात को ही घर पर ये क्रियाएं करूंगा। मुझे अच्छा लग रहा था और नींद भी अच्छी आ रही थी। सुबह उठने का भी कोई झंझट नहीं था। 2-3 दिन मैंने रात को ये क्रियाएं करी। मेरा मन स्थिर हो गया था, पर कहीं ना कहीं मुझे कुछ अजीब अजीब महसूस होने लगा था अपने आसपास। मुझे ऐसा लगता कि हर वक्त कोई मेरे आसपास है जो मुझे कुछ कहना चाहता था। उस रात भी मैंने जब ध्यान लगाना शुरू किया तो आंखें बंद करते ही मुझे कुछ अजीब सा होता दिखाई देने लगा। आवाज़ें आ रही थी, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने की। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे कानों के पास कोई सांस ले रहा है। मैं आंखें खोलना चाह रहा था पर चाह कर भी खोल नहीं पा रहा था। मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज़ जैसे गले तक आते आते अटक सी गई हो। मुझे महसूस हो रहा था किसी ने मुझे बांध लिया है, किसी ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है। तभी अचानक से बाहर एक गाड़ी का हॉर्न बजता है और मैं ध्यान से बाहर आता हूँ। मेरी आंखें खुलती हैं और मैं पसीना पसीना हो चुका था। घबराया सा और हड़बड़ाता हुआ मैं बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी बाइक साइड वाले पड़ोसी की पार्किंग में लगी है। मैंने बाइक को वहाँ से हटा के अपने घर के आगे लगाया। वापस आके हाथ मुंह धोए, खुद को शीशे में देखा तो मैं वहाँ छटपटा रहा था, जैसे किसी चीज़ से छूटने की कोशिश कर रहा था मैं वहाँ। मैं झट से पीछे हटा और जाके एक कोने में बैठ गया। मैं पानी ढूंढ रहा था, मेरा गला सूख चुका था और तभी मुझे आती है एक आवाज़। तूने गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं डरा सहमा सा इधर उधर देखता हूँ। कौन है? मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैं गिरता पड़ता वहाँ से भाग के अपने कमरे में जाता हूँ तो वहाँ मेरे बेड पर कोई पहले से बैठा था, जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, तूने गलती की है, उसकी सजा तुझे मिलेगी। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। मैंने ऐसा क्या गलत किया जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। इतने में दरवाज़ा फिर खुलता है। पापा थे वहाँ। पापा ने कहा, क्या हुआ तुझे, किससे बातें कर रहा है। मैं जाके उनके गले लगा और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये सब हो रहा है, मुझे बचा लीजिए। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मैं पागल नहीं होना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो पापा। और चिल्लाते हुए मेरी नींद टूटी, क्योंकि मैं ये सब एक सपने में देख रहा था। मेरी आँख खुली सुबह 3 बजे। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं बाहर गया, अपनी बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा वहाँ शिविर की ओर। मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। मैं जल्दी से शिविर पहुँचा और वहाँ उन बाबा जी को ढूंढने लगा जिन्होंने मुझसे बात की थी। थोड़ी देर में वो मुझे मिले और मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। पर क्यों हो रहा है, कौन है वो लोग जो मुझे परेशान कर रहे हैं। बाबा जी ने मुझसे पूछा, तुमने रात को ध्यान लगाया था। मैंने कहा, हाँ बाबा जी, पर इन सब बातों का उससे क्या मतलब। तब उन्होंने बताया कि मतलब है, मेडिटेशन एक अभ्यास है जिसमें कोई व्यक्ति एक तकनीक का उपयोग करके, जैसे अपने दिमाग को शांत करना, किसी विशेष वस्तु, विचार या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि फोकस और अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। इसका अभ्यास एक व्यक्ति को मानसिक रूप से स्पष्ट बनाता है
और भावनात्मक रूप से शांति और स्थिरता प्रदान करता है। लेकिन अगर ये काम सुबह सुबह किए जाएं तब। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि हर चीज़ का सही समय होता है। चीज़ें अपने समय पर हो तो ठीक है, वरना तो उनका नुकसान भी हो सकता है। उनकी बातें सुन के मैं वहीं बैठा रहा काफ़ी देर तक। 10 बजे के आसपास मैं वापस घर गया। तब मैंने इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की कि रात में मेडिटेशन या ध्यान क्यों नहीं लगाना चाहिए। और पढ़ते पढ़ते मुझे वहाँ पता चला कि रात के वक्त ध्यान क्यों नहीं लगाना चाहिए। उस वक्त काली शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है, जो आपके शांत मन को अपने कब्जे में करने की पूरी कोशिश करती हैं। बहुत से लोगों के साथ उनके अपने अपने एक्सपीरियंस मैंने वहाँ देखे, पढ़े। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा हो। अगर तो आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप खुशकिस्मत हैं, मगर आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आपके आसपास हर वक्त कोई है जो आप पर नज़र जमाए हुए है। उन्हें अगर ज़रा भी मौका मिला तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान, मेडिटेशन रात में मत कीजिएगा। कौन है? मेरे पास बहुत से खिलौने हैं, खेलोगे मेरे साथ? आओ, मेरे पास आओ बच्चे, आओ ना। मेरा नाम रहमान है। कपड़ों की एक छोटी सी मेरी दुकान है। आज सुबह सुबह एक बात को सुनकर मैं काफ़ी परेशान हुआ, क्योंकि उस बात को सुनकर मेरी बचपन की वो डरावनी यादें ताज़ा हो गई। बचपन में मेरे स्कूल के पास एक गटर में किसी बच्चे की लाश मिली थी। उसका पूरा बदन सिकुड़ा हुआ था। जब उस बच्चे की लाश मिली तो उसके बदन में खून की एक भी बूंद बाकी ना थी, मानो किसी शैतान ने उसके बदन से खून का हर एक कतरा चूस लिया हो। पर यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी उस गटर के पास कई बच्चों की लाश मिली थी, ठीक उसी हालत में। पर कई साल पहले पुलिस ने उस गटर के पास एक बड़ी सी दीवार बना के उस गटर को बंद कर दिया था, और उसके बाद बच्चों की मौतों का ये सिलसिला बंद हो गया था। तो फिर आज वहाँ कैसे किसी बच्चे की मौत हो सकती है? आखिर वहाँ क्या हुआ होगा जो उस बच्चे को मौत के करीब ले गया होगा? इस बात का जवाब शायद कोई नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ। उस बच्चे की ही नहीं बल्कि आज तक हुई सभी मौतों का कारण वो गटर नहीं था, बल्कि उस गटर में जो रहता था, जो रहता है, शायद वो है। आज इतने सालों बाद इस घटना को सुनकर मुझे काफ़ी बुरा लगा। मेरा बहुत मन किया कि एक बार जाकर देखूं कि आखिर वहाँ हुआ क्या था, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे आज भी वो डरावनी आंखें याद हैं। आज भी उसे याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आज आपको उस खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके कारण कई बच्चों की मौत हो गई है। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ा करता था। मेरे स्कूल के सामने एक बड़ा सा ग्राउंड था। बचपन में खेल कूद का शौक किसे नहीं होता, और मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था जो स्कूल के बाद भी घर जाने के बजाय देर तक बाहर खेला करते थे। मैं जिस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ उसी के बिल्कुल पास में एक बड़ा सा गटर था, जो सीधा गांव से बाहर जाकर एक नदी में मिलता था। वैसे तो वो गटर सूखा हुआ था, उसमें गांव का किसी भी तरह का कोई पानी नहीं बहता था। लोग बताते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में उसे बनवाया गया था, पर शायद उसका काम अधूरा ही रह गया। लेकिन उस वक्त स्कूल में एक बात सुनी थी। कहा करते थे कि उस गटर से अगर पानी के बहने की आवाज़ आने लगे तो उससे दूर ही रहना चाहिए। उस गटर का जो साइज़ था ना, वो किसी बच्चे को तो क्या, किसी नौजवान को भी आराम से बहा कर ले जा सकता था, और इसलिए उस गटर के पास कोई भी नहीं जाता था। यहाँ जिस भी बच्चे की मौत हुई थी वो गटर में बहकर नहीं हुई थी।
शायद बच्चे वहां जाने में डर जाएं, इसलिए ऐसा कहा जाता था। पर इसके पीछे का कारण कुछ और ही था। एक ग्राउंड, गांव में बस एक ही ग्राउंड था जहां दिन भर बच्चे खेला करते थे। बहुत ही बड़ा ग्राउंड था वो, और शायद इसी वजह से किसी का उस गटर की तरफ जाना नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, मैं स्कूल खत्म होने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ उस ग्राउंड में खेलता रहा। शाम ढल रही थी, अंधेरा होने में कुछ ही वक्त रह गया था। वैसे तो मेरे साथ हुई उस घटना से पहले भी वहाँ कुछ बच्चों की मौत हुई थी, पर बचपन में खेल कूद के अलावा कौन इतना याद रखता है। उस दिन मैं और मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। अंधेरा होने वाला था और बॉल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मैं सबसे पीछे उसी दीवार के करीब बाउंड्री पे खड़ा था, और तभी किसी ने जोर से बल्ला घुमाया। सूरज अब करीब करीब डूब चुका था। मैं बॉल पकड़ने के लिए जैसे ही भागा, उस थोड़े से उजाले में मुझे जरा सी भी बॉल नजर नहीं आई। सच बताऊं तो मुझे बॉल नहीं दिखी थी कि तभी सारे दोस्त मुझ पर चिल्लाने लगे, क्योंकि मेरी वजह से वो मैच हार गए थे। सभी मुझसे नाराज थे, पर सच में बॉल कहाँ गई मुझे कुछ भी नहीं पता था। एक एक कर सब वहाँ से निकलने लगे, और तभी जाते हुए किसी ने कहा, मैच तो तूने हरवा दिया है, अब वापस आते हुए बॉल ढूंढ के ले आना भाई। तब मैंने उससे कहा, भाई मुझे बॉल दिखाई ही नहीं दी, तो मैं बॉल को कैसे पकड़ लेता। तो उसने कहा, आंखें फूट गई थी क्या तेरी, इतनी बड़ी बॉल तुझे दिखाई नहीं दी। तू जा उस गटर के पास और बॉल ढूंढ के ला, बॉल वहीं कहीं गई है, और कल जब खेलने आएगा ना तो बॉल लेके आना। मैंने नाराज होते हुए पीछे मुड़ के देखा। दूर दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। ग्राउंड के आसपास कुछ एमसीडी की लाइट्स जरूर लगी थी, पर उनकी रोशनी इतनी कम थी कि उस रोशनी में बॉल को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। अब एक एक कर सारे दोस्त वहां से जा चुके थे। मैं अकेला ही उस ग्राउंड में था। मैंने एक गहरी सांस भरी और मुड़कर उस गटर की तरफ जाने लगा। मैं बिल्कुल उस गटर के पास जाके खड़ा हुआ, यहाँ वहाँ बॉल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और तभी मुझे उस गटर से पानी के बहने की आवाज़ सुनाई देने लगी। और फिर मुझे वो बात याद आ गई कि अगर इस गटर से पानी के बहने की आवाज़ सुनाई दे तो तुरंत वहाँ से दूर चले जाओ, पर अगर मैं खाली हाथ लौट जाता तो फिर कोई मुझे अपने साथ खेलने नहीं देता। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, और अचानक मुझे गटर के पास बॉल दिखाई दी। लेकिन वो बॉल चमक रही थी, और मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने यहाँ वहाँ देखा, आसपास कोई भी नहीं था, और फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कौन है? मैं उस आवाज़ से डर गया। मैंने डर के मारे यहाँ वहाँ देखा, आसपास देखा, पर आसपास कोई भी नहीं था। तो फिर ये आवाज़ किसकी थी? मैंने वहीं पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा के हाथ में ले लिया, और मुझे फिर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? बॉल चाहिए? आओ, मेरे पास आओ बच्चे, खेलोगे मेरे साथ? मेरे पास आओ, मेरे पास बहुत से खिलौने हैं। और अचानक जैसे उस गटर में रोशनी सी हो गई, एकदम साफ सुथरा, जहाँ अलग अलग तरह के खिलौने दिखाई देने लगे। ये सब देख मैं तो जैसे सब कुछ भूल उस गटर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, गटर का पानी भी अपने आप बढ़ने लगा, काला भूरा पानी। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी, और तब मैंने देखा कि उस गटर में एक चमकीली आंखों वाली परछाई छिपी हुई है। और फिर अचानक से उस गटर से बहुत तेज बदबू आने लगी। उस वक्त जो मैंने देखा वो दिल दहला देने वाला था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब मैं देख सकता था कि वहाँ कुछ तो गलत है, कोई है जो आपको अपने पास बुला रहा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे मैं उस गटर के करीब और करीब पहुंच गया। गटर के उस काले भूरे पानी से किसी का एकदम से हाथ बाहर आया। ले लो तुम्हारी बॉल, यही ढूंढ रहे थे ना तुम?
आओ, ले लो। और फिर जैसे ही मैंने उस बॉल की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही मैं होश में आ गया। मैं चिल्लाने लगा, पर वो चीज मुझे अंदर खींचना चाहती थी। घबराहट में मेरे जो दूसरे हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था, मैंने उस परछाई के चेहरे पर दे मारा। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। जल्दी से वहां से भागा। मैंने बिना पीछे देखे बस भागना शुरू किया। जब मैं घर पहुंचा तो रुका। मैं डरा हुआ था, मेरी सांसें फूलने लगी। मैं थक चुका था और मैंने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। बताता भी कैसे? किसी को बताता भी तो सब मुझ पर ही चिल्लाते, मुझ पर हंसते। उस रात मैं ऊपर के कमरे में सो रहा था और बार बार मेरी नज़र बस उस दूर दिखाई दे रहे गटर की तरफ ही जा रही थी। मैंने देखा कि उस गटर के पानी में हलचल थोड़ी बढ़ने सी लगी है। एक धुंधली सी परछाई वहां खड़ी थी। उस भयानक नज़ारे से मेरे पैर कांपने लगे। कुछ देर बाद मुझे मेरा एक दोस्त वहां दिखा। मैंने उसे जोर से आवाज़ दी और वो मेरी ओर मुड़ा, लेकिन वहां वो जो साया था वो उसे गटर की ओर घसीटने लगा। मैं चिल्लाते हुए जल्दी से नीचे उतरा और वहां जाके मैंने देखा कि पानी बुरी तरह से हिल रहा था। शायद अब वो साया मेरे दोस्त को निगल चुका था। मैं वहीं अंधेरे में दूर बैठकर रोने लगा। मैं बहुत रो रहा था और कुछ ही देर बाद बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए। मैंने अपने दोस्त के पिताजी को रोते हुए सारी बातें बताई, लेकिन मैं तब चौंक गया जब उन्होंने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बताया कि तुम्हारा दोस्त वहां है, वो ठीक है। और उसके बाद लोगों ने मेरा खूब मजाक बनाया। मैं चुपचाप अपने घर में चला गया। 3 दिन बाद मुझे पता चला कि मोहल्ले का एक लड़का बुखार की वजह से चल बसा। मैं उसके घर गया, तब उसकी दादी ने बताया कि खेल खेल में किसी दूसरे बच्चे के साथ झगड़ा हुआ था और तब किसी और ने हमारे बच्चे को काट लिया था। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे ये बात सुन के, क्योंकि मुझे पता था कि उस बच्चे की मौत की वजह बुखार नहीं, मेरे दोस्त का काटना ही था। मैं अपना शक दूर करने के लिए अपने दोस्त के घर गया। मैंने उससे जाके पूछा कि उस रात उस गटर के पास तू ही था ना? पर उसने मेरी बात का कुछ जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं। मैंने उसको फिर से बोला कि चल अपना मुंह खोल और अपने दांत दिखा। तभी मुझे मेरे दोस्त के मुंह से वो भयानक बदबू आने लगी और मेरे उस सवाल से वो आग बबूला हो गया। मुझे पागलों की तरह घूरने लगा। थोड़ी देर मैं भी उसकी आंखों में देखता रहा। तब मुझे उसकी आंखों में वही चमक नजर आई जो उस गटर की परछाई में मैंने देखी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से उससे दूर हुआ। ये सब देख मैंने पूरी बात अपने दोस्त के मम्मी पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझ पे ही भड़क गए। इस घटना के बाद मैं अपने मामा जी के घर रहने आ गया, उनके पास आ गया। और इस दौरान मैंने वहाँ 3-4 बच्चों के मारे जाने की खबर सुनी। मोहल्ले में उस प्रेत के साथ मेरे दोस्त का नाम बार बार जोड़ा जा रहा था। तो अब इसके बाद उसके मम्मी पापा उसे लेकर इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले गए। और कुछ ही दिनों बाद में पता चला कि मेरा दोस्त बिना बताए कहीं चला गया है। उसके माँ बाप भले ही अपने बच्चे को लापता समझते हों, लेकिन मेरा दिल जानता है कि वो कहीं नहीं गया। वो उस गटर वाले प्रेत की बलि चढ़ गया होगा। आपकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा जब तक किसी इंसान के साथ खुद वो नहीं बीत जाता जो आपके साथ बीता है। तब तक उसे यकीन नहीं होता, सामने वाले को ज़रा यकीन नहीं होता। अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। ध्यान रखिए, किसी की नज़र आप पर तो नहीं।